Hey guys, so today in this video we will discuss about SA 610 that is using the work of internal auditors. ठीक है, सो ये ऐसे एप्लीकेबल हुआ 1 अप्रैल 2016 के बाद से एंड स्कोप ऑफ दिस ऐसे क्या है. दिस ऐसे डील्स विद द एक्सटर्नल ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज इफ यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स. सो पहले तो हमें इस पर्पस जाना पड़ेगा कि ये ऐसे एप्लीकेबल क्यों होते हैं. So as we all know, essays that is standard on auditing is applicable on the auditors, not on the client or the management. ठीक है, सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात यही होनी चाहिए जो कि बहुत से ज़्यादा बच्चों को पता नहीं होती अगर उन्होंने क्लासेस नहीं ली होती जो कि सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं. तो फर्स्ट थिंग कि एसेस एप्लीकेबल होते हैं ऑडिटर्स पे. सो एज ए पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑडिटर हमें ये देखना है कि हम इंटरनल ऑडिटर्स जो कि ऑलरेडी इन द एंटिटी है उनका वर्क हम यूज़ कर सकते हैं कि नहीं हमारे प्रोसीजर्स परफॉर्म करने में स्टैट्यूटरी ऑडिट करते वक्त. ठीक है, सो स्कोप ऑफ दिस ऐसे क्या होगा. इट डील्स विद द एक्सटर्नल ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. एक्सटर्नल ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी अगर वो वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर यूज़ कर रहे हैं तो. ठीक है, दिस इंक्लूड्स A. Using the work of the internal auditor function in obtaining audit evidence and using internal auditor to provide direct assistance under the direction, supervision and review of external auditor. ठीक है, सो बेसिकली ये ऐसे दो भाग में डिवाइडेड है. फर्स्ट इज हम इंटरनल ऑडिटर का वर्क यूज़ कर रहे हैं जो उसने ऑलरेडी परफॉर्म किया है हम उसी को यूज़ करें. सेकंड, हम वर्क ना यूज़ करके उसकी असिस्टेंस ले रहे हैं कि भाई जो भी हम प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे. सो बेसिकली आप इंटरनल ऑडिटर हो तो आपको पता ही है कि कैसे क्या क्या फ्लो हो रहा है. सो आप हमें असिस्टेंस दे दो कि आप हमें ये काम में हेल्प करोगे. ठीक है, सो रिलेशनशिप क्या है S315 एंड 610 का. So many entities establish करते हैं internal audit function as part of their internal control and governance structure के लिए. ठीक है, ताकि कंट्रोल्स एंटिटीज़ में अच्छे बने रहें और गवर्नेंस प्रॉपर गवर्नेंस होती रहे. ठीक है, कोई फ्रॉड वगैरह का चांस इंक्रीज ना हो. ठीक है, सो ऐसे 315 एड्रेस करता है हाउ द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शन can inform the external auditor's understanding of the entity and its environment and identification and assessment of risk of material misstatement. ठीक है, सो ऐसे 315 के अकॉर्डिंग इंटरनल ऑडिट फंक्शन अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस की वजह से इन्फॉर्म कर पाते हैं एक्सटर्नल ऑडिटर को टू बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी. ठीक है, फिर एक्सटर्नल ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है ऑडिट के लिए. सो एक्सटर्नल ऑडिटर सोलली रिस्पॉन्सिबल होगा ऑडिट करने के लिए. ठीक है, सो एक्सटर्नल ऑडिटर इज सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट. ठीक है, एंड that responsibility is not reduced by the external auditor's use of work of the internal audit function or internal auditor to provide direct assistance. मतलब इसका मतलब ये हुआ कि चाहे वो उसका वर्क यूज़ करे या ना करे इंटरनल ऑडिटर का, लेकिन या उसकी असिस्टेंस ले या ना ले, लेकिन जो ऑडिटर अपना ओपिनियन देगा अपनी ऑडिट रिपोर्ट साइन करेगा उसके लिए वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल हुआ. वो बाद में ये नहीं कह सकता कि हाँ मैंने इंटरनल ऑडिटर के ऊपर रिलाई किया था उसके वर्क को यूज़ किया था इसलिए ये स्टेटमेंट मुझे नहीं मिल सकी. ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स. अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस पर्टिकुलर एसे के. सो द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटर वेयर द एंटिटी हैज़ एन इंटरनल ऑडिट फंक्शन and the external auditor expect to use the work of the function to modify nature, timing or reduce the extent of audit procedure to be performed directly by the external auditor or to provide direct assistance. ठीक है, सो वही चीज़ है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होंगे एक्सटर्नल ऑडिटर के. सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होगा
डिटरमाइन करना कि इंटरनल ऑडिटर का वर्क या फिर असिस्टेंस वो यूज़ कर सकता है कि नहीं। सेकंड, अगर वो उसका वर्क यूज़ कर रहा है, ठीक है, सो जो भी वर्क उसने परफॉर्म किया इंटरनल ऑडिटर ने वो एडुकेट है कि नहीं। थर्ड, अगर वो डायरेक्ट असिस्टेंस यूज़ कर रहे हैं, सो वो अप्रोप्रिएटली डायरेक्ट सुपरवाइज और रिव्यू कर पाएगा कि नहीं उसके वर्क को, ठीक है। ये 3 चीज़ें उसे कंसिडर करके चलनी है एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एसे, ठीक है। फिर डिटरमाइन करेंगे वेदर इन विच एरिया एंड टू व्हाट एक्सटेंट द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट कैन फंक्शन कैन बी परफॉर्म्ड, ठीक है, कि कितना वर्क वो परफॉर्म कर पाएगा। सो इवेल्यूएट करेंगे इंटरनल ऑडिट फंक्शन, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उसका नेचर एंड एक्सटेंट कितना होगा, कि उसे कितना ऑडिट परफॉर्म करना है, ठीक है। सो इसे समझते पूरा, अब पूरे ऐसे को एक चार्ट से समझते हैं। फर्स्ट, पहला क्वेश्चन हम पूछेंगे, इफ एंटिटी हैज इंटरनल ऑडिट फंक्शन, जो भी एंटिटी या क्लाइंट हम ऑडिट कर रहे हैं उस क्लाइंट पे इंटरनल ऑडिट फंक्शन एप्लीकेबल है कि नहीं। एप्लीकेबिलिटी कहाँ से आती है, कंपनीज एक्ट से, ठीक है। सो अगर उस एंटिटी पे इंटरनल ऑडिट फंक्शन एप्लीकेबल ही नहीं है तो ऐसे 610 लगेगा ही नहीं, ऑब्वियसली, ठीक है। लेकिन अगर उस एंटिटी पे एप्लीकेबल है, यस, तो हम आगे बढ़ेंगे। ऐसे 610 एप्लीकेबल है, एक्सटर्नल ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल होगा खुद के ओपिनियन के लिए, ठीक है, और कंसिडर करेगा ऐसे 200, 315, 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर, ठीक है। अपने ऑब्जेक्टिव जो ओवरऑल है उसको कंसिडर करके चलेगा और 315 को भी कंसिडर करके चलेगा। फिर अब उसने देख लिया कि हाँ भाई ऐसे 610 एप्लीकेबल है। फिर अब चीज़ आती है 2, फर्स्ट, इफ़ ही कैन यूज़ वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन, क्या वो इंटरनल ऑडिट फंक्शन के वर्क को यूज़ कर सकता है या फिर उसकी डायरेक्ट असिस्टेंस ले सकता है। सो पहला हम ये देखते हैं कि हाँ वो इंटरनल ऑडिट के फंक्शन को यूज़ कर सकता है। सो हम देखेंगे, पहले हम क्वेश्चन पूछेंगे क्या हम यूज़ कर सकते हैं इंटरनल ऑडिट फंक्शन को। सो उसमें देखेंगे रेलेवेंस ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ इंटरनल ऑडिटर, कि जो प्रोसीजर्स इंटरनल ऑडिटर ने परफॉर्म किया ऑलरेडी वो रेलेवेंट है कि नहीं। रेलेवेंट मतलब क्वांटिटेटिव प्रोसीजर उसने परफॉर्म किए कि नहीं, कहीं उसने क्वालिटेटिव चेक ही तो नहीं किया कि हाँ एम्प्लॉय सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, बिहेवियर सही है कि नहीं, ठीक है। इंटरनल ऑडिट का ये भी काम होता है। सो अगर खाली उसने बिहेवियर वगैरह क्वालिटेटिव वर्क ही परफॉर्म किया है, क्वांटिटेटिव वर्क परफॉर्म ही नहीं किया, सो वो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं होगा और हम उसका वर्क यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फिर हम देखेंगे, हमने देखा कि हाँ रेलेवेंट है, फिर हम देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ 315 वो एक्सप्रेस करेगा ओपिनियन, ठीक है। सो हम अब देख रहे हैं कि इंटरनल ऑडिट फंक्शन एप्लीकेबल है। फिर हम आगे हम डिटरमाइन करेंगे क्या, वेदर ही कैन यूज़ इवेल्युएशन और ही कैन इवेल्युएट इंटरनल ऑडिटर, ठीक है। हम उसकी इवेल्युएशन करेंगे इंटरनल ऑडिटर की, कैसे, हम देखेंगे कि उसकी ऑब्जेक्टिविटी सही है कि नहीं, ऑब्जेक्टिविटी ऑफ इंटरनल ऑडिटर एंड सपोर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर है कि नहीं, वो कॉम्पिटेंट इनफ है कि नहीं परफॉर्म करने के लिए वर्क, और उसकी क्वालिटी कंट्रोल क्या रहा, उसने किस क्वालिटी के साथ अपना ऑडिट परफॉर्म किया, ठीक है। सो यहाँ पे हम उसका एक तरह से चरित्र देख रहे हैं और यहाँ पे हम उसके काम का चरित्र देख रहे हैं कि उसने काम कैसा परफॉर्म किया है। तो उसमें हम देखेंगे नेचर ऑफ हिज वर्क एंड रेलेवेंस, कि उसने जो भी वर्क परफॉर्म किया उसकी रेलेवेंस क्या है, ठीक है। सेकंड, जजमेंट देखेंगे, अगर उसने जजमेंट वाला काम किया है, सपोज जजमेंट में क्या आता है, प्रोविजंस और एस्टिमेट्स आते हैं, ठीक है। सो अगर उसने प्रोविजंस और एस्टिमेट्स पे वर्क किया है सो हम उस पर रिलाई बहुत कम करेंगे, क्यों, क्योंकि प्रोविजंस और एस्टिमेट ऐसा क्रिटिकल एरिया है कि उसमें हम कुछ भी चीज़ को क्वांटिफाई नहीं कर सकते, वो खाली अजम्पशन पे चलती है कि अगर पास्ट में हमारा 1 लाख का खर्च हुआ तो हमने इस मंथ का भी 1 लाख का खर्चा बुक कर लिया, इंस्टेड हमारे पास कोई इन्वॉइस नहीं आया। सो ऐसे केस में हम उसकी जजमेंट पे कम रिलाई करेंगे और हमारी जजमेंट खुद की लगाएंगे कि हाँ इतना खर्चा बुक होना भी चाहिए था या नहीं, ठीक है। सो जजमेंट के केस में हम कम काम करेंगे, कम यूज़ करेंगे उसका वर्क। नेचर हो गया, जजमेंट हो गया, और थर्ड इवैल्यूएशन, हम इवैल्यूएट करेंगे कि हम उसी का वर्क तो यूज़ नहीं करें, ओवरऑल इन्वायरमेंट, ठीक है, हम खुद भी कुछ प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं, या फिर हमने सारे उसी का वर्क को एज इट इज़ यूज़ कर लिया। सो वो एक तरह से ओवर इन्वॉल्वमेंट भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो वर्क वाला
काम तो खत्म हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, इंटरनल ऑडिटर की असिस्टेंस ले रहे हैं, वर्क यूज नहीं कर रहे। इस केस में डिटरमाइन करेंगे सेम चीज़ कि वो ऑब्जेक्टिव है कि नहीं और कॉम्पिटेंट इनफ है कि नहीं। थर्ड, यहाँ पे देखेंगे नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ वर्क टू बी यूज, कितना हम उसकी असिस्टेंस ले सकते हैं। सो पहली चीज़, पहला फैक्टर हम कंसिडर करेंगे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसट्रीटमेंट। अगर कोई पर्टिकुलर एरिया जैसे रेवेन्यू, सपोज अगर रेवेन्यू में रिस्क बहुत ज़्यादा है, सो उस केस में हम उसकी असिस्टेंस नहीं लेंगे और हम हमारे ही टीम मेंबर से उस एरिया पे काम करवाएंगे, ठीक है, ताकि उसमें एक तरह से इंडिपेंडेंस बनी रहे। सेकेंड केस जजमेंट, वही सेम केस, जजमेंट के केस में उसका कम असिस्टेंस लेंगे और उसकी ज़्यादा ओवर इन्वॉल्वमेंट भी नहीं होने देंगे। सो ये चीज़ सेम है, ठीक है। सो ये दोनों चीज़ ख़त्म हो गई। और क्या क्या कर सकते हैं हम, और हम करेंगे उसकी रिपोर्ट्स पढ़ेंगे। इंटरनल ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट इशू करनी होती है एंटिटी को, वो रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं। परफॉर्म करेंगे प्रोसीजर्स ऑन वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर एंड इवैल्यूएशन, ठीक है, उसने जो भी वर्क परफॉर्म किया उस पर प्रोसीजर्स करेंगे। सैम्पल बेसिस पे टेस्ट चेक कर लेंगे। प्रायर टू यूजिंग इंटरनल ऑडिटर्स डायरेक्ट असिस्टेंस, ठीक है, उसकी असिस्टेंस लेने से पहले हम एक्सटर्नल ऑडिटर ऑब्टेन करेगा एग्रीमेंट किससे, एंटिटी से और इंटरनल ऑडिटर दोनों से, कि किसी को ऑब्जेक्शन तो नहीं है, और उन्हें इंटीमेट कर देंगे कि हम इंटरनल ऑडिटर का वर्क असिस्टेंस यूज़ करेंगे, ठीक है। सो ये था SA610, बहुत ही ईजी है। अगर आप इस फ्लो चार्ट से पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे से लर्न हो जाएगा और कंटेंट भी आपके पास हैंडी रहेगा फॉर राइटिंग इन द एग्ज़ाम्स। सो this is all about SA610. I hope you guys like this video and the content. So if you have any doubts, you can ask me in the comment section. So thank you so much guys, and keep supporting, keep loving. Thank you. Bye bye.